लास्ट क्लास में हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शंस देखा था, फिर से देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या है इसका मैकेनिज्म। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन में देखा था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। द वन इज 1-1 एलिमिनेशन, जहाँ पे कार्बीन बन रहा था। सो दिस इज अ सिंगलेट कार्बीन। ठीक है, कार्बन में वेकेंट ऑर्बिटल्स है एक, और एक ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है एंड इट इज फिल्ड। ठीक है, देयर इज वन मोर टाइप ऑफ कार्बिन विच इज ट्रिपलेट कार्बिन। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ऑर्बिटल्स में होंगे तो उसको हम लोग ट्रिपलेट कार्बिन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी एलिमिनेशन हो रहा है ये फर्स्ट पोजीशन से ही एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, पहले OH माइनस आएगा, OH माइनस H प्लस निकाल करके ले जाएगा एंड H प्लस निकलने के बाद यहाँ C माइनस बनेगा, C माइनस बनने के बाद फिर देन क्लोरीन विल लीव। So both the eliminations are happening in the same carbon. That's why it is known as 1-1 elimination. The next type is 1-3 elimination, जहाँ पे अगर हम लोग एक डाई हैलाइड ले, डाई एल्काइल हैलाइड, और इसको Mg ईथर से रिएक्शन करवाएंगे तो देन वी कैन सी कि यहाँ पे 1-3 एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसा होगा कि मैग्नीशियम विल प्रोवाइड 2 इलेक्ट्रॉन्स बाय कन्वर्टिंग इनटू मैग्नीशियम प्लस 2, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड सिंगली या फिर डबल भी हो सकता है। मतलब द पॉइंट इज कि यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी हो सकता है और कार्बो एनायन मैकेनिज्म भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं कार्बो एनायन मैकेनिज्म के बारे में बात करूँ तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से निकला है, रिलीज हुआ है, दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी Mg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। राइट, सो ये 2 इलेक्ट्रॉन जाकर के अटैक करेगा इस कार्बन पे बिकॉज इट हैज डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। राइट, और ये यहाँ गया इस कार्बन पे और क्लोरीन विल लीव, और फिर आपके पास जो इंटरमीडिएट बनेगा दैट इज CH2 Cl CH2 CH2 माइनस। ठीक है, यहाँ फिर इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा क्योंकि अनायन है हमारे पास एंड वी डू हैव कार्बन जिस पे एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है एंड दिस इज गोइंग टू अटैक एट दिस कार्बन और क्लोरीन विल लीव। ठीक है, सो इस तरीके से कार्बो एनायन मैकेनिज्म होगा। अगर आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बारे में सोचोगे तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इनको आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों कार्बन में, इसमें भी और इस कार्बन में भी। सो नाउ द इंटरमीडिएट विल बी CH2 डॉट CH2 एंड देन फिर CH2। सो ये रिएक्शन जो है थोड़ा बहुत वुड्स रिएक्शन जैसा होगा एंड द C डॉट एंड C डॉट विल फॉर्म अ बॉन्ड। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो एलिमिनेशन हो रहा है दोनों एलिमिनेशन इज टेकिंग प्लेस एट 1 and 3 पोजीशन। सो 1 2 3, यहाँ से 1 से और 3 से एलिमिनेशन हुआ, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 1-3 एलिमिनेशन। द नेक्स्ट टाइप ऑफ एलिमिनेशन इज 1-4 एलिमिनेशन, जहाँ पे सिमिलरली 1 फर्स्ट पोजीशन और 4th पोजीशन में जाकर के एलिमिनेशन होगा। यहाँ पर भी हम ये बोल सकते हैं कि आइदर ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है और आइदर अदरवाइज दिस रिएक्शन इज कार्बो एनायन मैकेनिज्म। बोथ द मैकेनिज्म्स आर ट्रू, राइट, एज फार एज वी नो कि मैकेनिज्म्स के बारे में हम प्रूफ नहीं कर सकते, इट इज अ लॉजिकल पाथ फॉर अ गिवन रिएक्शन। The important one for us is 1-2 elimination, and there are 4 types of 1-2 elimination, namely E1, E2, E1CV, and EI, which is internal elimination. ठीक है, इंटरनल एलिमिनेशन के बारे में हम ज़्यादा इतना बहुत पढ़ेंगे नहीं, वी वुड बी डीलिंग विद द E1 and E2 एलिमिनेशन एंड अ लिटिल बिट अबाउट द E1CV एलिमिनेशन। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। फर्स्ट वी आई हैव स्टार्टेड विद E2 एलिमिनेशन, जैसे हम लोगों ने SN2 एलिमिनेशन देखा था पहले, फिर जाकर के हम लोगों ने E1 एलिमिनेशन देखेंगे। E1CV इज फर्स्ट ऑर्डर कॉन्जुगेट बेस। इसका मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, होपफुली आज के लेक्चर्स में ही हो जाएगा E1CV क्या है। ठीक है, तो CV स्टैंड्स फॉर द कॉन्जुगेट बेस, राइट। इन सब में मैकेनिज्म का ही अंतर है, अदरवाइज द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट सेम सिमिलर डिपेंडिंग ऑन कि हम क्या रिएक्टेंट ले रहे हैं। तो लेट्स सी, जब तक हम लोग इसका मैकेनिज्म नहीं देखेंगे तब तक वी वुड नॉट
वी वुड नॉट नो कि क्या मैकेनिज्म है या फिर क्या बन रहा है. सो ओवरऑल अगर आप E2 एलिमिनेशन देखोगे तो दैट इज गोइंग टू बी ए बाई मॉलिकुलर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. सो अगर हमारे पास एक लिविंग ग्रुप है, most probably we are talking about the halogen groups, right, or we are taking a base. So this base is going to deprotonate from this position, और यहाँ से फिर at the same time living group will also leave. So it will form a transition state, and this is the square bracket में जो लिखा हुआ है, this is the transition state. So we were talking about in the last class कि ये reaction exothermic होगा या endothermic होगा, and we came to know that this reaction is going to be the endothermic reaction. So that's why according to the Le-Chatelier principle, high temperature is required or favorable. So high temperature may elimination will be favorable, right? So we can write this statement that elimination is favored at high temperature. Okay, so in this mechanism, what is happening is this: कि at the same time the base is attacking this reactant, and at the same time the living group is also leaving. So overall अगर आप देखो तो कार्बन और कार्बन के बीच में ये जो पाई बॉन्ड है that is being formed, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है that is being broken, बेस और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है that is being formed, and कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड है that is being broken. So overall we can see कि यहाँ पे कितने bonds बन रहे हैं. So there is one sigma bond which is being formed between base and hydrogen, and one pi bond which is being formed between carbon and carbon. Similarly, if you see कि कौन कौन से bonds break हो रहे हैं, तो C and H का sigma bond break हो रहा है, और C और living group का sigma bond break हो रहा है. So overall there are two sigma bonds which is being broken, and there is one sigma bond and one pi bond which is being formed. ठीक है. So from logical point of view we can say कि the amount of energy which is required is more than the amount of energy which is being released, right? Sigma और pi से energy release होगा, and sigma and sigma में energy will be required. ठीक है. तो the required energy is more than the given out energy, और जो energy release होगा, that's why we are saying this is an endothermic process. ठीक है. So overall delta H is going to be greater than 0, right? So in the same step we can see कि यहाँ पे जो आपका product बना है that is alkene, and this alkene is this alkene should be a stable alkene. So most of the time Sedzif alkene will be the major product depending on the base कि हम क्या ले रहे हैं. So this is the rate determining step. Since this is a single step, ये बीच में जो हमने intermediate दिखाया है, इस intermediate को हम लोग energy curve में भी दिखा सकते हैं. That will be the top point of the energy curve. So ये जो energy curve है हमारा, इसमें जो transition state है that is the red square वाला transition state है, ये वाला transition state. ठीक है. And thus we are getting reactant and product. ठीक है. So overall the rate expression can be written in the terms of the reactant and the base which is being used. So definitely the rate of the reaction is dependent on the base, right, or the concentration of the base. So if we take a strong base, or if we take a highly concentrated base, so that is going to help E2 elimination given the fact कि temperature is high. ठीक है. So overall अगर आप rate expression में order देखोगे तो that order is 2. यहाँ पे इसका order 1 है और इसका order 1 है, so summation अगर करेंगे तो that will be 2. So that's why this is known as bimolecular reaction. ठीक है. So the rate of the reaction will be also directly proportional to the leaving group ability, right? कि अगर leaving group अच्छा है तो then the rate of E2 elimination is going to be high. So for example अगर हम लोग alkyl iodide ले रहे हैं, alkyl bromide ले रहे हैं, alkyl chloride ले रहे हैं और alkyl
फ्लोराइड ले रहे हैं तो उसमें से अल्काइल आयोडाइड का रेट सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज द लीविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ आयोडीन इज मोर देन the other halides, which is Br minus, Cl minus, and F minus. So, as I said, the strong base is preferred. So, which are those bases? Like for example, alcoholic KOH या alcoholic NaOH. ठीक है, most probably आप alcoholic KOH दिखेगा आपको. ठीक है, फिर then we have RO minus, Na plus in the solution of ROH. So RO minus is a strong base, right? आपको जितने भी बेसिस यहाँ पे नजर आ रहे हैं सब में नेगेटिव चार्ज होगा, सो दैट मींस कि these bases are strong bases. फिर NH2 माइनस और NH3 ले सकते हैं. हम लोगों ने एल्कीन के फॉर्मेशन में भी देखा था NH2 माइनस इज स्ट्रॉन्ग बेस जो कि एल्काइन बनाने के काम में आता है. ठीक है, फिर देन वी हैव टर्शरी butoxide ion, which is CCH3 whole thrice O minus. So this is comparatively a bigger base, right? So alcoholic KOH is a strong base than aqueous KOH, because hydration जब होगा तो water molecules के पास दो hydrogens हैं and it will hydrate more. किसको हाइड्रेट कर रहे हैं हम लोग? OH माइनस को हाइड्रेट कर रहे हैं. अगर हम अल्कोहल लेते हैं तो उसमें उस अल्कोहल में एक हाइड्रोजन होगा विच विल बी द एक्टिव प्रोटॉन, और वी कैन से कि दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग बेस, राइट? So the rate of the reaction is also directly proportional to the stability of the transition state. So the transition state अगर जितना ज़्यादा stable होगा then वो reaction का rate भी उतना ज़्यादा होगा. ठीक है, so the nature of this transition state is like anion, carboanion, right? So the transition state has a carboanion nature. Also, higher the stability of the alkene, higher will be the rate of the reaction. As I said, Sedzeff alkene will be preferred. Hydrogen and leaving group should be detached from anti-position. Thus, E2 is anti-elimination. Right? So ये जो दोनों हाइड्रोजन और लीविंग ग्रुप निकल रहे हैं ये दोनों एंटी पोजीशन में होने चाहिए, राइट? सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा भी था कि जब आप साइक्लोहेक्सेन ले रहे हो तो साइक्लोहेक्सेन में एक्सियल पोजीशन से E2 एलिमिनेशन होगा. ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट और भी ऐड कर देते हैं, दैट E2 एलिमिनेशन takes place only from axial positions of cyclohexane. So this reaction can produce more than one type of alkene, right? एक Sedzeff alkene भी बना सकता है, एक Hoffman alkene भी बना सकता है. So if we take a smaller base like for example अगर मैंने A वाला ले लिया KOH alcoholic KOH या B वाला ले लिया RO minus, given the fact कि R ज़्यादा बड़ा नहीं हो, ठीक है, alkyl group most really C2H5 OH या C2H5O minus, ठीक है, NH2 minus. So ABC is going to produce Sedzeff alkene, while अगर आप tertiary butoxide लोगे तो that is going to give us Hoffman alkene, right? So ये Sedzeff alkene देगा and it will give Hoffman. कुछ एग्जांपल्स भी है हमारे पास. फॉर एग्जांपल कि if the base is bulky then the Hoffman alkene will be the major product, because जैसे मान लो कि हम लोगों को एक एलिमिनेशन बनाना, राइट? सपोज कि आई हैव टेकन 2 bromobutane. इसमें अगर हम लोग अल्कोहलिक KOH यूज करें
So alcoholic KOH is going to produce ZZF alkene. लेकिन अगर इसी में हम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड यूज करते हैं then we are going to get Hoffman alkene as a major product. Okay, the problem arises because of the steric hindrance provided by the base. ठीक है, बेस जैसे ही बड़ा हो जाएगा उसे बेस का काम क्या है? बेस का काम है कि हाइड्रोजन निकाल के ले जाना है. ठीक है, तो देयर आर टू प्लेसेस वेयर हाइड्रोजन कैन बी प्रेजेंट, राइट. सो स्मॉलर बेस के पास ये एडवांटेज है कि ये स्मॉलर बेस आपका क्राउडेड प्लेस से हाइड्रोजन निकाल करके लेके जा सकता है यहां से, इन कंपैरिजन टू दिस. अगर मैं इसको ए बोलूं और इसको बी बोलूं, ठीक है, तो एक ए वाले हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बी वाला जो हाइड्रोजन है दैट इज मोर क्राउडेड, क्योंकि वो जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो उस कार्बन पे लगा है दैट इज 2 डिग्री कार्बन, राइट. और ए वाला हाइड्रोजन लगा है आपका 1 डिग्री कार्बन पे, राइट. सो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड में प्रॉब्लम ये आएगा कि ये क्राउडेड प्लेस से हाइड्रोजन नहीं निकाल पाएगा अगर आप ये बेस लेते हैं तो, बिकॉज इट हैज itself a bigger group, right? So this bigger group and this group is going to repel, these groups are going to repel each other, right? So it will try to follow such path which will be easy for it to deprotonate hydrogen, right? So it will be easier to deprotonate the A hydrogen for tertiary butoxide than the B वाला hydrogen, right? So इसीलिए जो small base है उसको कोई problem नहीं है, B वाला हाइड्रोजन डिप्रोटोनेट कर पाएगा, लेकिन बिगर बेस अगर आया तो ए वाला हाइड्रोजन डिप्रोटोनेट हो जाएगा, राइट. There is one more statement which says that the reaction can show kinetic isotopic effect. So we know what is kinetic isotopic effect. हमने जो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा था इसके बारे में, एंड वी सॉ कि अगर हम हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम रख दें तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, राइट. सो फॉर एग्जांपल अगर देखिए कुछ प्रोडक्ट्स अगर आपको बनाने हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स बना के देखो. जैसे फर्स्ट वाला बनाओ, प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोपीन, राइट, बिल्कुल. यहाँ तो कोई इशू है नहीं, एज सच हम यहाँ पे जो है हॉफमैन और ZZF alkene क्या ही बोल सकते हैं, राइट, बिकॉज ये तो यही बनने वाला है. फिर सेकंड वाला बनाइए, क्या बनना चाहिए? इथीन बन जाएगा, राइट. सो सेकंड में इथीन बन गया. थर्ड में वहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, मतलब ड्यूटेरियम का एलिमिनेशन होगा और ब्रोमीन का भी एलिमिनेशन हो जाएगा, राइट. सो अगर हम रेट कंपैरिजन करें बिटवीन 1, 2 एंड 3, राइट, सो क्या होना चाहिए रेट के हिसाब से? किसका रेट ज्यादा होना चाहिए? 3 to 1, okay. So let's talk about second and third. सेकेंड और थर्ड में रेट किसका ज्यादा होना चाहिए? 3 का, ओके. सो जस्ट टेल मी वन थिंग कि अगर मेरे पास कार्बन और ड्यूटेरियम का बॉन्ड है और कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो इनमें बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है? किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा? ओके, सो वी डोंट नो. ऑलराइट, सो एनीवे, जब आप किसी का मास इंक्रीज करते हो, ठीक है, आइसोटोप्स में जब आइसोटोप्स के मास इंक्रीज होते हैं तो उनका बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज होता है, ठीक है. तो C और D का बॉन्ड एनर्जी इज मोर देन C एंड H का बॉन्ड एनर्जी, ओके. इसी को हम लोग कहते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट, राइट. हाइड्रोजन चैप्टर में भी जब आप हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का प्रॉपर्टीज कंपेयर करोगे, ठीक है, तो एनसीईआरटी में देखना एक टेबल दिया हुआ है हाइड्रोजन चैप्टर में, पार्ट 2 ऑफ क्लास 11th. उसमें उस टेबल में कंपैरिजन किया हुआ है हाइड्रोजन H2, D2 एंड T2 के बारे में,
ठीक है, उसमें आप जब देखोगे तो जितनी भी प्रॉपर्टीज है, सारे सारे प्रॉपर्टीज में जैसे जैसे आपका एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा, उस प्रॉपर्टीज के वैल्यूज में भी इंक्रीज आता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, फिर सपोज मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, राइट। सो एज यू इंक्रीज द मासेस इट इज गोइंग टू इंक्रीज द प्रॉपर्टीज का वैल्यू। सो अब अगर मैं बोलूँ कि बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये है, तो अब इस हिसाब से 2 और 3 में अगर मैं रेट कंपेयर करूँ तो किसका रेट ज्यादा होना चाहिए? 2 का रेट ज्यादा होना चाहिए, राइट। जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए फिर से वही है कि अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली देव माल्या। सो अगर आप लोग देखोगे कि सी और एच, अल्टीमेटली हम फर्स्ट एक जो स्टेप में कर रहे हैं फॉलो अप, वो ये कर रहे हैं कि जो बेस है वो बेस डिप्रोटोनेट करेगा, राइट। सो डिप्रोटोनेट करना चाहिए यहाँ से हाइड्रोजन सेकंड वाले से, और थर्ड वाले से ड्यूटेरियम डिप्रोटोनेट होगा। तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लगेगी, राइट, ड्यूटेरियम में। इससे रेट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 3 में 2 का ज्यादा होगा। ओके, तो 1 और 2 में किसका रेट ज्यादा होना चाहिए? 2 का। किस फैक्टर के हिसाब से? अच्छा, लेकिन द पॉइंट इज कि द रेट इज डिपेंडिंग ऑन 3 फैक्टर्स, राइट। कौन कौन सा फैक्टर है देखिए? रेट इज डिपेंडेंट ऑन लीविंग ग्रुप एबिलिटी, right, this is the first. Second is the rate is directly proportional to the stability of the intermediate, and rate is directly proportional to the stability of the alkene formed. ठीक है, तो 3 है ये रेट, राइट। क्या क्या बोला मैंने? रेट is directly proportional to stability of transition state. It is also directly proportional to the ability of leaving group, and it is directly proportional to the stability of alkene. बस दैट्स इट। इन्हीं तीनों के बारे में हमको लोगों को सोचना है अगर रेट के बारे में पूछा जाए तो। वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट द स्टेरिक हिंड्रेंस और एनीथिंग एल्स, राइट। तो अब इसके बाद इस हिसाब से बताओ कि किसका रेट ज्यादा होना चाहिए 1 और 2 में? 1 का, राइट। बिकॉज अगर आप सेकेंड वाला फैक्टर देखो तो ये तो लिविंग ग्रुप से तो डिपेंड नहीं करेगा, राइट। तो लिविंग ग्रुप दोनों में सेम है। फिर एग्जैक्टली उत्सव तो 1 का ज्यादा होगा। सो अगर आप ट्रांजिशन स्टेट का देखो स्टेबिलिटी, या फिर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखो, तो दोनों दोनों में से कोई एक देख सकते हो, या दोनों भी हम लोग बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन, इसमें आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट, फर्स्ट वाले में, इसलिए जो रेट होगा वो फर्स्ट का ज्यादा होगा। तो ओवरऑल अगर आप रेट का एक्सप्रेशन देखोगे तो दैट रेट का एक्सप्रेशन विल बी 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। Yes, Devmale, exactly. Very good. So, yeah. Now let's solve question number 4. हाँ हाँ, एग्जैक्टली, ब्रोमीन हट जाएगा और डबल बॉन्ड लग जाएगा, किसी किसी साइड में भी लगा सकते हैं। एग्जैक्टली, साइक्लोहेक्सीन फॉर्म हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड सर। सो यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट बोल सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी साइक्लोहेक्सीन। फिफ्थ वाला देखो क्या बनना चाहिए? साइक्लोहेक्सीन, राइट। तो डबल बॉन्ड किधर लगाऊं मैं, लेफ्ट में कि राइट में? राइट में लगाएंगे, राइट। लेफ्ट में लगेगा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आपका है
वो भी ऊपर है, राइट। और हमें एलिमिनेशन करना है एंटी पोजीशन से, जो कि यहां से हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो एलिमिनेट होगा और इसके साथ फिर पाई बॉन्ड मिल जाएगा। सिक्स्थ में देखो, राइट साइड में, एग्जैक्टली, वेरी गुड। सेवेंथ, हाँ टू ब्यूटीन आ जाएगा, मतलब लेफ्ट में आएगा नहीं, डबल बॉन्ड। एट्थ वाले में, हाँ लेफ्ट साइड में आएगा डबल बॉन्ड। नाइन्थ का देखो क्या बनना चाहिए। अगर नाइन्थ हो जाए तो फिर टेंथ करिए और इलेवेंथ और ट्वेल्थ करिए, इनको एक साथ डिस्कस करते हैं। टेक योर टाइम, थिंक अबाउट कि एंटी एलिमिनेशन होना चाहिए, उस हिसाब से प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, ट्राई टू ड्रॉ दिस इन योर पेन और पेपर। नाइन्थ वाला हुआ। डबल बॉन्ड सी एच टू आ जाएगा, एग्जैक्टली यहाँ पे आया है डबल बॉन्ड, नहीं क्योंकि कोई एंटी पोजीशन पे अवेलेबल नहीं है हाइड्रोजन। ओके, तो हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, टेंथ में बताइए लेफ्ट साइड लगाना है या राइट साइड लगाना है। राइट साइड में लगाना है, बिल्कुल। 11th में बताइए। इसमें सी डबल बॉन्ड ओ आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसा ही होगा रिएक्शन जैसा चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी एलिमिनेशन कराएंगे हम लोग, और जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड आराम आराम से आप बनाइए, कोई इशू नहीं है। हाँ, ट्वेल्थ में बताइए कैसा बनना चाहिए, इट विल इट बी सिस और ट्रांस और ई और जेड, जैसा भी हो। ट्रांस होगा, ओके। ओके चलो, ट्वेल्थ वाला मैं बता देता हूँ, बाकी वाला आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। ट्वेल्थ का एक बार मैं तरीका बता देता हूँ कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू इज कि ये फिशर प्रोजेक्शन को पहले आप कन्वर्ट करिए न्यूमेन्स प्रोजेक्शन में। न्यूमेन्स प्रोजेक्शन में कन्वर्ट किए, और न्यूमन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसको फिर एंटी फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। सो दिस इज द न्यूमन प्रोजेक्शन। ठीक है, पी एच सी एल एच, पी एच सी एल एल एच, और यहाँ C2H5, इधर C2H5 है, इसके राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन है, और ये CH3 है। तो Cl के एंटी पोजीशन में मुझे हाइड्रोजन चाहिए, तो आई आई नीड टू टर्न दिस हाइड्रोजन हेयर, मतलब 180 डिग्री मेरे को इसको टर्न करना पड़ेगा, राइट। हाँ, तो ये इसको 180 डिग्री घुमा दिया मैंने, ठीक है।
तो इससे इथाइल जो है वो आपका नीचे आ गया, फिनाइल ऊपर आ गया, क्लोरीन और हाइड्रोजन को अब हम लोग जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको और इसको। राइट, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जो हमारे पास फिनाइल ग्रुप है और CH3 ग्रुप है वो एक साइड आना चाहिए, और ये जो हमारा हाइड्रोजन है और ये इथाइल है ये एक साइड आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर इसको प्रेडिक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, राइट, तो इसमें भी वही है कि हाँ देखो, फिनाइल ग्रुप और CH3, फिनाइल और CH3 एक साइड, हाइड्रोजन और इथाइल आपका एक साइड है, हाइड्रोजन और इथाइल ग्रुप एक साइड। ठीक है, सो इसी बेसिस पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करके देखो, 13th वाला। सेट कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, राइट, तो ऐसे देखेंगे तो CH3 और CH3 दोनों CH3 एक साइड में है नहीं, और PH और H एक साइड। नेक्स्ट 14th देखो, कहाँ पे, लेफ्ट साइड राइट साइड? लेफ्ट साइड में, लेकिन लेफ्ट साइड में तो हाइड्रोजन है ही नहीं। नहीं, तो फिर राइट साइड में लगाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से लिमिटेशंस भी हो सकते हैं कि आपके हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट बने, बिकॉज दिस हैज अ लिमिटेशन एंड देयर इज नो हाइड्रोजन, सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट, सो दैट्स व्हाई हॉफमैन, इसमें तो बस एक ही टाइप का एल्कीन बन सकता है, सो इसको हॉफमैन भी बोलना ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, जैसे KOH का अगर करवा रहे हैं इसमें साइक्लोहेक्सेन में, तो इसमें बताइए क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट। तो ये एक पोजीशन आ गया आपका ये, मतलब दो जगह पाई बॉन्ड आ सकता है, तो द क्वेश्चन इज कि कहाँ पे आना चाहिए, रेड वाले में आएगा या ब्लैक वाले में पाई बॉन्ड आएगा? ब्लैक वाले में, रेड वाले में आएगा, यस, बिकॉज आपको जैसे मैंने बताया था कि एलिमिनेशन कैन ओनली टेक प्लेस फ्रॉम द एंटी पोजीशन, राइट, सो दे आर नॉट प्रेजेंट एट एंटी पोजीशन, राइट, तो इसीलिए जो आपका रेड साइड है वो वहां पे पाई बॉन्ड आएगा। नेक्स्ट वाला देखो, 16 वाला। इसमें एक्सियल पोजीशन पे है, ठीक है, तो पॉइंट इसके एंटी एक्सियल भी होना चाहिए, ये वाला एक्सियल, ठीक है, ऐसे भी नहीं हो सकता कि आपका इक्वेटोरियल में लगा हो क्लोरीन या इक्वेटोरियल में हाइड्रोजन लगा है उसका एलिमिनेशन करनी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 9, 20, अच्छा 19 की जगह 22 आ गया, अच्छा ओके, तो क्वेश्चन कुछ अलग चल रहा है शायद और ये नंबरिंग कुछ अलग है। 17, 18 और 22 एक साथ उनको करिए, टाइम लेके अपना आराम से, फिर इसको एक साथ डिस्कस करते हैं। ओके, 17th वाला बताओ क्या होना चाहिए।
डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, इसको हम लोग हॉफमैन एल्किन बोलेंगे, नहीं? एग्जैक्टली। लास्ट में फिर से बेंजीन। बहुत बढ़िया। तो इसका मैं हर एक स्टेप का बता देता हूँ। इसमें ब्रोमीन H न्यू, कहाँ बताएं, यहाँ बताते हैं। हाँ वो, हाँ 18 में बेंजीन बचाएगा, राइट। 9 नॉट पॉसिबल, 10 डबल बॉन्ड इज राइट। ओके ओके, ठीक है। सो ब्रोमीन, उसके बाद अल्कोहलिक KOH से अगर इसका रिएक्शन कराएंगे, लेट्स से कि दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज P3, P4, P5, P6, ठीक है। तो ये आपका P1 हो गया। P2 हो जाएगा डबल बॉन्ड ब्रोमीन, P3 हो जाएगा अलाइलिक पोजीशन में ब्रोमीन, फिर अल्कोहलिक KOH हो जाएगा साइक्लोहेक्साडाइन, ठीक है, कॉन्जुगेटेड, फिर NPH फिर से हमारा यहाँ पे, और ये P5 हो गया, फिर से यहाँ पे P6 आपका बेंजीन वाला ये आएगा। 22 वाला अल्कोहलिक KOH ना, 22 वाला D होना चाहिए। देखो एक बार एक्सपैंड करके देखो, वो जो एक्सपैंड करके देखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली मैंने लिखा हुआ है CH3, हाँ वेरी गुड हिमालय, D आएगा एग्जैक्टली यहाँ से। तो यहाँ से CH3 और ये H, फिर ये CHCl और यहाँ पे फिर CH3, ठीक है। तो ये दोनों हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले में हम लोग देख रहे हैं E1 एलिमिनेशन का मैकेनिज्म। E1 एलिमिनेशन में देयर आर टू स्टेप्स। द स्टेप वन इज द लीविंग ग्रुप लीव्स और कार्बोकेटायन इज बीइंग फॉर्म्ड, और फिर बेस का एक्शन होगा, और बेस पहले डिप्रोटोनेट करेगा H+, और साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ये ड्रॉप हो जाएंगे एज अ पाई बॉन्ड। So once again we will be getting alkene as a major product, ठीक है, but the mechanism is going to be different. Step one is the RDS, which is the formation of the carbocation, right? कोई भी reactant नहीं चाहेगा कार्बोकेटायन बनाए या कार्बोआनायन बनाए, right? So the rate of the reaction can be written as K multiplied by the concentration of अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे मोस्टली मैं लिविंग ग्रुप जब भी बोलता हूँ तो अल्काइल हैलाइड के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। RLG is living group is halide. So this reaction is a unimolecular reaction, or we can say कि this is a first order reaction, ठीक है। मैं RDS की बात कर रहा हूँ, the RDS is unimolecular. Overall the reaction is a complex reaction, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है ये रिएक्शन। If we see the rate of E1, the rate of E1 is directly proportional to the stability of the carbocation. Similarly यहाँ पे भी वही है कि if more than one alkene is formed, हालांकि बनता भी है more than one alkene, लेकिन जो major product होता है that is Setzeff alkene, ठीक है। Since we can see कि carbocation is being formed, so carbocation can rearrange, भाई हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, फिनाइल शिफ्ट हो सकता है, रिंग एक्सपेंशन हो सकता है या रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। सच एज एग्जाम्पल इसका क्या है E1 मैकेनिज्म का, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। ये हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में पढ़ा था,
और अदरवाइज देर विल बी अ पिनाकोलोन रिएजेंट अरेंजमेंट। ये हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ेंगे। दिस विल वन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द अल्कोहल। मैं अभी ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वी विल डिस्कस दैट इन अल्कोहल फिनॉल ईथर, ज़्यादा टाइम है नहीं। आई गेस नेक्स्ट क्लास में हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू वेट फॉर कपल ऑफ क्लासेस। हाँ, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल देखो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या होता था कि H2SO4 से रिएक्शन कराते थे, कंसंट्रेटेड H2SO4 से, और जब उसका मैकेनिज्म देखते थे तो पहले H प्लस आता था, OH में प्रोटोनेट होता था, प्रोटोनेशन करने के बाद H2O प्लस बनता था, फिर कार्बोकेटायन बनता था, कार्बोकेटायन बनने के बाद फिर रीअरेंज होता था, रीअरेंज होने के बाद फिर अगर हम लोगों ने हीट किया तो देन एल्कीन विल बी फॉर्म, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही है, H3PO4 H प्लस आया, H2O प्लस बनेगा, H2O प्लस बनने के बाद इट विल फर्स्ट लीव टू फॉर्म कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बनने के बाद जो बेस है वो डिप्रोटोनेट करेगा, राइट, ऑब्वियसली आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकेटायन। तो रीअरेंज जब होगा तो यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट के बाद आपका ये प्रोडक्ट हो जाएगा, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, राइट। हालांकि दोनों प्रोडक्ट बन रहा है इसमें, this is going to be a minor product. If you see the rate of or the ease of dehydration, then 3 degree carbocation is more stable than 2 degree carbocation then 1 degree carbocation. So that's why यहाँ पे जो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है आपके पास, ये ज़्यादा रेट शो करेगा, ये जल्दी रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। सो द रेट ऑफ द डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन। आई गेस कि हम लोगों ने ये मेंशन कर दिया था यहीं पे, दो बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम लोग देखें कि लेट्स टॉक अबाउट दिस द क्वेश्चन नंबर 23, देखो समझ में आ रहा है ना क्या करना है हम लोगों को इसमें। हमें देखना है कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन किस में ज्यादा होगा। सो द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ओनली डिपेंड्स ऑन, अच्छा चलो ऑर्डर अगर नहीं बता पा रहे तो हाईएस्ट रेट किसका होगा ये बताओ। ई का हाईएस्ट रेट होगा, ओके, यस वेरी गुड सर। ए का नहीं होगा, सी का होगा रादर। देखो कार्बोकेटायन बना करके देखो, पता चल जाएगा। वेरी गुड देवमाल्या, वेरी गुड। तो है कि नहीं, कार्बोकेटायन अगर मैं बनाता हूं तो दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन, राइट। दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन। यहाँ पे अगर कार्बोकेटायन बनता है तो दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन। यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है तो दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन, और यहाँ पे बनता है तो दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन, राइट। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो सी है विच इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन। सी के बाद किसको दें, बी को देंगे, नहीं क्योंकि बी में 2 डिग्री है, हाँ यस उत्सव, बी में 2 डिग्री है और डी में भी 2 डिग्री है, लेकिन बी में रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, राइट। फिर बी के बाद किसको दें, डी को विच इज 2 डिग्री, नहीं डी को नहीं देंगे, ए को देंगे, क्योंकि ए में रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है ना, फिर डी को देंगे। ठीक है, तो ये आपका रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा। That's all right, Demalya. I was asking about the highest rate. You said it right. Now try to solve question number 24. Also tell me for question number 24 how many shift will take place. अच्छे से देखो, ड्रॉ करके देखो, नहीं देख रहे हो ड्रॉ करके।
So you're absolutely right. And tell me how many shifts will take place? आपका आंसर सही है. ओवरऑल कितना शिफ्ट होगा? I'm talking about shift. I'm not talking about the ring expansion only. I'm taking the consideration of all type of rearrangement. Okay. Okay, Surya. सूर्य व्हाट अबाउट कि अगर हम लोग मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम शिफ्ट अगर ले तो कितना हो सकता है? Yes, Devmalya, now you are absolutely right. So Devmalya, how many shift will take place? Okay, Utsav. I think you got it right now, Utsav. ऑलराइट, लेट्स सी. चलो देखते हैं हम लोग क्या क्या करना है. सो पहला कार्बोकेटाइन बनेगा 4 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग विद अ कार्बोकेटाइन. फिर इसको शिफ्ट कराते हैं. 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बनाते हैं इसको. ठीक है, तो द कनेक्शन सजेस्ट दैट कि 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बनेगा और 2 और 3 का बॉन्ड ब्रेक होगा. फिर ये 4 और 5 और यहाँ पे कार्बोकेटाइन सेकेंड पोजीशन. ठीक है, फिर इसके बाद एक हाइड्राइड शिफ्ट करा देते हैं.
यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज। नंबरिंग अभी भी वही है 1 2 3 4 5। फिर एट लास्ट एक और एक्सपेंशन कराना है, 6 मेंबर रिंग आ सकता है। तो एट लास्ट यहाँ से नंबरिंग में हटा रहा हूँ। This is 1 2 3 4 5 6। ठीक, और सेकंड में एक कार्बोकेटाइन। ठीक है, फिर फाइनली एक और शिफ्ट करा सकते हैं हम लोग। राइट, तो ओवरऑल कितना शिफ्ट हो गया? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 शिफ्ट होगा इसमें। कहीं किसी को डाउट है तो बताओ। नहीं, ठीक। तो 5 शिफ्ट में 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा और 3 बार रिंग एक्सपेंशन होगा। सो अल्टीमेटली हमारे पास जो आंसर आएगा वो डी वाला आएगा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। यस, वेरी गुड सर। और लोगों का क्या रहा है?
वेरी गुड देमाल्या। सूर्य आपका क्या आ रहा है? ओके, सूर्य आपका बी आ रहा है। थिंक अबाउट रिंग एक्सपेंशन। हाँ, यस, नाउ यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो रिंग एक्सपेंशन अगर ऑप्शन में दिया हुआ है रिंग एक्सपेंशन का, तो हम ऑप्शन वाला ही जो है वो मान करके चलेंगे कि रिंग एक्सपेंशन कराना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है कि फर्स्ट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा 5 मेंबर रिंग। ठीक है, फिर से अगर इसका नंबरिंग करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6। तो एक 6 मेंबर रिंग बनाना है। इसमें 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बनेगा, और 2 इधर आ गया, फिर 4 5 6। 1 में एक मिथाइल लगा हुआ है, नहीं 1 में मिथाइल नहीं लगा है, 2 में मिथाइल लगा हुआ है, राइट। 2 में मिथाइल लगा है, और 2 में ही एक पॉजिटिव चार्ज जो है जनरेट होगा। तो यहाँ से फिर हम लोग जो है फिर सेट्सफेल्कीन बना देंगे, विच विल बी आवर ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है आईआईटी जेई में आया हुआ है। दिस क्वेश्चन नंबर 25 इज फ्रॉम आईआईटी जेई। चलो मूविंग ऑन, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव द टास्क फॉर, कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि सब्स्टिट्यूशन लेना है या फिर एलिमिनेशन लेना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग 3 डिग्री अल्काइल एलाइड ले रहे हैं, 3 डिग्री अल्काइल एलाइड में वी आर यूजिंग एक्वस NaOH। ठीक है, तो क्या होना चाहिए एक्वस NaOH से? सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एग्जैक्टली exactly। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा OH, और विल इट बी SN1 और SN2? SN1, क्योंकि बहुत सही, क्योंकि कार्बोकेटायन 3 डिग्री बनेगा, और SN2 इज नॉट पॉसिबल फॉर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट अगर मानते हैं अगर हम कंसंट्रेटेड NaOH लेते हैं तो क्या होना चाहिए? वेरी गुड दिमाल्या। सो एलिमिनेशन होगा, राइट। एलिमिनेशन करवाते हैं, तो एल्कीन बनेगा, और E1 होना चाहिए या E2 होना चाहिए? E1 होना चाहिए, क्योंकि कार्बोकेटायन विल बी फॉर्म, यस देवमाल्य, सो E1 बनेगा, और इसके बाद फिर एलिमिनेशन होगा, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले और इसमें एक्वस C2H5OH ले रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? सब्स्टिट्यूशन होगा, राइट। सो ये सब्स्टिट्यूशन देगा हमें प्रोडक्ट O C2H5, और ये SN1 होना चाहिए या SN2 होना चाहिए? SN1 होना चाहिए, क्योंकि कार्बोकेटायन बनेगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। फिर अगर हम लोग C2H5O माइनस यूज करते हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए? एलिमिनेशन होना चाहिए। एलिमिनेशन होगा, राइट। और ये एलिमिनेशन कैसा होना चाहिए? E1 या E2? E1 होना चाहिए, E1। बहुत बढ़िया।
फिर नेक्स्ट हम लोग KOH से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, 1 डिग्री ब्रोमीन का क्या होना चाहिए, अल्कोहलिक KOH नहीं है, KOH है बस। सब्स्टिट्यूशन होगा, राइट, एग्जैक्टली, सब्स्टिट्यूशन होगा तो प्रोडक्ट में OH लग जाएगा। कैसा सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, SN1 या SN2? SN2 होना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये 1 डिग्री है ना अल्काइल हैलाइड, तो 1 डिग्री में SN2 होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग टर्शरी ब्यूटॉक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं तो एलिमिनेशन, बहुत बढ़िया। हाँ, यस सूर्य, हिमालय, यूर आल्सो राइट। कैसा कराना है, E1 से कराना है, E2 से कराना है? E2 से कराना है, E2 से रिएक्शन, एग्जैक्टली हिमालय, तो E2 से रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं ऑन द बेसिस कि हम एलिमिनेशन कराना है या सब्स्टिट्यूशन कराना है। ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, द न्यूक्लियोफाइल दैट आर स्ट्रॉन्ग बेसिस फेवर्स एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे सब में देखो, जैसे कंसंट्रेटेड NaOH लिया हम लोगों ने तो एलिमिनेशन हुआ, C2H5O माइनस लिया तो एलिमिनेशन हुआ, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड लिया तो यहाँ पे भी एलिमिनेशन हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज द न्यूक्लियोफाइल दैट आर बल्की फेवर्स एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल द लास्ट वन, ठीक है, कि KOH में भी OH माइनस है, O माइनस है, और टर्सरी ब्यूटॉक्साइड में भी O माइनस है, लेकिन अगर बल्की बेस होगा तो देन एलिमिनेशन विल बी प्रिफर्ड ओवर सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज हाई टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हालांकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोनों का रेट इंक्रीज होगा, एलिमिनेशन का भी रेट इंक्रीज होगा और सब्स्टिट्यूशन का भी रेट इंक्रीज होगा, लेकिन द एलिमिनेशन विल बी फेवर्ड। ठीक है, राइट, तो यू मस्ट नो कि एक रिएक्शन करवाते हैं, जब हम कोई भी रिएक्शन कराते हैं, सपोज कि ये वाला रिएक्शन करा रहे हैं, थर्ड वाला जहाँ पे KOH से रिएक्शन करा रहे हैं, तो देर इज ऑलवेज एन कॉम्पिटिशन बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, एंड सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियोफाइल दैट वी आर यूजिंग, एंड सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ द लिविंग ग्रुप दैट वी आर यूजिंग। ठीक है, तो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स आपके हैं न्यूक्लियोफाइल, एंड न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ आपका जो सॉल्वेंट है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स, राइट। सो हमेशा यही होता है कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में कंपटीशन चलता रहता है कि एलिमिनेशन से प्रोडक्ट बनेगा या सब्स्टिट्यूशन से प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपको एक बार पता चल गया कि एलिमिनेशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा, तो देन वी कैन फाइंड आउट कि E1 होना चाहिए या E2 होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द सबस्ट्रेट ये क्या लिया है हम लोगों ने। ठीक है, so E1 can only occur with substrate that can ionize to give a stable carbocation. For example, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, अलाइलिक कार्बोकेटायन, या फिर बेंजाइलिक एल्काइल हैलाइड। ठीक है, बेंजाइलिक एल्काइल हैलाइड मतलब बेंजीन में एक कार्बन लगा है, उस कार्बन में हैलोजन है। ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू गिव अस एलिमिनेशन, राइट। E1 and E2 both in general depends on good living group. फॉर एग्जाम्पल अगर हम NMe3+ लेते हैं, इसमें KOH करा रहे हैं, तो इसमें both E1 and E2 products will be formed. ठीक है, both E1 and E2 as a stable carbocation is not formed, right, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा that कार्बोकेटायन can then rearrange, so we cannot say कि कार्बोकेटायन ही स्टेबल होगा, राइट। और अगर E2 से बनता है तो E2 से फिर यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा और यहाँ से आपका प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा। इसमें भी देखा गया कि E2 जो है वो मेजर प्रोडक्ट है इंस्टेड ऑफ E1। तो ये दिस इज वन ऑफ द रिपोर्टेड रिएक्शंस। सिमिलरली अगर हम लोग साइक्लोहेक्सेन में लेते हैं कोई NMe3+ और इसमें अगर हम लोग H2 और हीट करा रहे हैं तो ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है, राइट, और यहाँ से एलिमिनेशन होगा NMe2 से और यहाँ से डिप्रोटोनेशन होगा आपका हाइड्रोजन का, and it has been seen कि E1 elimination is the major product
ओवरऑल हम यहाँ से एलिमिनेशन नहीं करा रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन से, राइट, क्योंकि यहाँ पे पहले इनिशियली NMe3 प्लस ही निकल के जाएगा और यहाँ कार्बोकेटाइन बन के फिर रिएक्शन होगा, ठीक है। OH माइनस इज नेवर अ लिविंग ग्रुप इन E2 रिएक्शन, राइट, ये ध्यान में रखेंगे कि OH माइनस को कभी निकालना नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं फिर से कि E1 होना चाहिए, E2 होना चाहिए, या फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट कि एलिमिनेशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो जैसे ये वाला रिएक्शन है, OTS इज ओटोसाइलेट, और इसमें टर्शरी ब्यूटॉक्साइड यूज कर रहे हैं, तो क्या लेना चाहिए हम लोगों को, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन? एलिमिनेशन। देखो आप एक बार फिर से पढ़ लो ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ओके, ठीक है, चलो इसमें कोई अगर डाउट नहीं है तो इसमें फर्स्ट वाले में हम लोगों ने देखा कि इसमें एलिमिनेशन होगा, राइट, यू सेड इट, दैट इज टोटली फाइन। अब ये बताइए कि E2 करवाना है या E1 करवाना है? वेरी गुड देमाल्या। सो सूर्य ऑन दिस बेसिस, जैसे ये स्टेटमेंट पढ़ो, द सेकंड स्टेटमेंट of the nucleophile that are bulky favors elimination over substitution, right, और अगर आपका बल्कि बेस है तो एलिमिनेशन होगा, और इस एलिमिनेशन में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कीन होगा। पहला वाला मैं बता देता हूँ, ये प्रोडक्ट आएगा, ओके, और इसमें जो एलिमिनेशन हो रहा है वो आपका E2 एलिमिनेशन होगा, ठीक है, E2 होगा, यस एग्जैक्टली। नेक्स्ट देखो इसमें क्या होना चाहिए, एलिमिनेशन होना चाहिए या फिर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए सेकंड वाले में? एलिमिनेशन, दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, राइट। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मैकेनिज्म क्या होता है, E1 या E2? फ्लेवर नहीं कर रहा है, एग्जैक्टली। So as I said, OH minus is not a good living group, so that's why E1 will be your major product. So और डिहाइड्रेशन भी होता ही है E1 मैकेनिज्म से, पहले प्रोटोनेट होता है फिर लिविंग ग्रुप विल लीव, ठीक है। तो E1 में आप देख सकते हो कि पहले स्टेप में ही लिविंग ग्रुप जो है वो चला जाता है छोड़ करके, और फिर देन कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। सो इट मींस दैट कि लिविंग ग्रुप शुड बी अ बेटर लिविंग ग्रुप, अ गुड लिविंग ग्रुप, राइट, दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन दैट। सिमिलरली इसमें बताइए, जैसे H प्लस और हीट करेंगे तो फिर कैसा होना चाहिए रिएक्शन? E1 होगा, दिस इज ऑल्सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और यस एग्जैक्टली दे मान लिया, तो यहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट जो है वो एल्कीन बनेगा, वही कार्बोकेटाइन बना करके। इसका तो हम लोगों ने देखा, अभी अभी जस्ट देखा था कैसा प्रोडक्ट बनेगा, एंड द मैकेनिज्म इज E1, राइट। फिर अगर हम लोग NaOET लेते हैं तो इसमें आप बताओ कि क्या कराना चाहिए, इसमें एलिमिनेशन कराना चाहिए? इसमें भी एलिमिनेशन होगा, वो भी कैसा एलिमिनेशन होना चाहिए? E1, तो आप बोल रहे हो कार्बोकेटाइन बनेगा? है, कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा क्या 2 डिग्री कार्बोकेटाइन? नहीं, नहीं होगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। देखो ये स्टेटमेंट पढ़ो कि E1 कैन ऑकर ओनली व्हेन द सबस्ट्रेट कैन आयनाइज टू गिव स्टेबल कार्बोकेटाइन। कौन कौन सा कार्बोकेटाइन आता है? 3 डिग्री, यस देव माले, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो 3 डिग्री अल्काइल अलाइलिक पोजीशन और बेंजाइलिक अल्काइल हैलाइड, इसी में E1 हो सकता है, और किसी में E1 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 2 डिग्री में भी अगर बनाते हैं और हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो ये जो है आपका प्रोडक्ट E2 मैकेनिज्म से देगा, ऑलराइट। तो
अभी हम लोगों को पता चल गया कि E1 एलिमिनेशन होना चाहिए या सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए. लेट्स क्लेरिफाई थिंग्स अ लिटिल बिट मोर, जहाँ पे हम क्लासीफाई कर लेंगे कि एलिमिनेशन में भी कौन सा एलिमिनेशन होना चाहिए और कौन सा सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग CH3X ले रहे हैं वेयर X इज अ लिविंग ग्रुप और आइदर हैलाइड, और हम पुअर न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, वी हैव 4 कैटेगरीज ऑफ न्यूक्लियोफाइल. वन इज पुअर न्यूक्लियोफाइल, फॉर एग्जाम्पल H2O या ROH या सिंपली एक सॉल्वेंट. ठीक है, दीज ऑल आर सॉल्वेंट, दे कैन आल्सो एक्ट एज अ सॉल्वेंट. नेक्स्ट इज वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल. वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल फॉर एग्जाम्पल I माइनस या फिर RS माइनस, ठीक है, BR माइनस, दे आर वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल. ठीक है. नेक्स्ट कैटेगरी इज स्ट्रांगली बेसिक अनहिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल, like for example RO minus, like C2H5O minus या CH3O minus, NH2 minus या हम्म? किसका अनहिंडर्ड का मतलब जैसे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है, तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इज अ बिग ग्रुप, राइट. तो देयर माइट बी सम, नहीं है, हाँ, अनहिंडर्ड मतलब नॉट हिंडर्ड, वही अनहिंडर्ड, राइट. तो बिगर ग्रुप्स नहीं है, एग्जैक्टली वही पॉइंट. ठीक है, तो NH2 माइनस हो सकता है या अल्कोहलिक KOH हो सकता है. एंड द फोर्थ कैटेगरी इज स्ट्रांगली बेसिक हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल विच इज अ बिगर न्यूक्लियोफाइल. फॉर एग्जांपल टर्सरी ब्यूटॉक्साइड इज अ बिगर न्यूक्लियोफाइल. ठीक है. सो अगर हम लोग कोई सबस्ट्रेट ले रहे हैं फॉर एग्जांपल CH3X, तो इसमें पुअर न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराते हैं तो वी सी कि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है. H2O से रिएक्शन कराते हैं ROS से, तो इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट दे डू नॉट रिएक्ट विद दीज टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल. अगर वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराते हैं फॉर एग्जांपल I माइनस RS माइनस से, तो ये SN2 मैकेनिज्म देता है. स्ट्रांगली बेसिक न्यूक्लियोफाइल से कराएंगे अनहिंडर्ड, तो SN2 मैकेनिज्म देगा. ठीक है. और अगर स्ट्रांगली बेसिक हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल से भी अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये भी SN2 रिएक्शन देगा, बिकॉज हियर देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ द हिंडरनेस. ठीक है, क्योंकि आप अगर आप हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल भी ले लो तो ये जाकर के अटैक कर सकता है, क्योंकि कंपैरेटिवली हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं इस कार्बन में, सो दे आर स्मॉलर इन कंपैरिजन टू द अल्काइल ग्रुप, अदर अल्काइल ग्रुप. अगर मैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हैं हम लोग, और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में अगर पुअर न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं तो इट हैज बीन सीन दैट दे डू नॉट रिएक्ट. वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं तो SN2 मैकेनिज्म शो करता है. स्ट्रांगली बेसिक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं तो तब भी SN2 मैकेनिज्म शो करता है. एंड स्ट्रांगली बेसिक हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो दे हैव बीन शोन टू गिव E2 मैकेनिज्म. एलिमिनेशन होगा यहाँ पे. यहाँ पे देखो जैसे अभी भी यहाँ पे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, लेकिन इस कार्बन के बगल वाले कार्बन में दिस इज देयर इज हिंडरनेस. ठीक है. पुअर न्यूक्लियोफाइल अभी भी देयर इज नो रिएक्शन. वीकली बेसिक से अगर रिएक्शन कराते हैं तो इट विल गिव SN2 मैकेनिज्म. ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री है अल्काइल हैलाइड, अटैक हो सकता है. स्ट्रांगली बेसिक न्यूक्लियोफाइल से अगर रिएक्शन कराते हैं ना तो E2 मैकेनिज्म शो होता है. ठीक है, यहाँ से डिप्रोटोनेशन होगा और यहाँ से एल्कीन मिल जाएगा. सिमिलरली स्ट्रांगली बेसिक हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल से करेंगे तो भी ये E2 मैकेनिज्म शो. फिर अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में आते हैं तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में पुअर न्यूक्लियोफाइल SN1 या E1 शो कर सकता है एंड द रिएक्शन विल बी स्लो. अगर वीकली बेसिक से कराए जैसे I माइनस से कराए या RS माइनस से कराए तो द मैकेनिज्म इज गोइंग टू फॉलो SN2. यहाँ पे भी देखो जैसे हम लोगों ने बात करा था कि सब्स्टिट्यूशन होगा 2 डिग्री में, और अल्काइल हैलाइड जैसे मिथाइल हैलाइड या फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में जो आपका SN1 है दैट इज नॉट पॉसिबल. तो ये आपका SN1 देने वाला है न्यूक्लियोफाइल है. ठीक है. 2 डिग्री में जैसे आए तो 2 डिग्री में दोनों हो सकता था, SN1 भी हो सकता था और SN2 भी हो सकता था. तो SN1 तब होगा जब वी विल बी यूजिंग सच न्यूक्लियोफाइल्स व्हिच कैन आल्सो एक्ट एज अ सॉल्वेंट. ठीक है. और वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल अगर लेते हैं तो ये SN2 शो करेगा, RS माइनस या I माइनस. ठीक है. अगर स्ट्रांगली बेसिक अनहिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं जैसे RO माइनस या अल्कोहलिक KOH, तो ये आपका E2 मैकेनिज्म शो करेगा.
और स्ट्रांगली बेसिक हिंडर्ड ले रहे हैं टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड, तो ये भी E2 मैकेनिज्म शो हो रहा है। फिर आ जाओ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में लेंगे तो पुअर न्यूक्लियोफाइल आपका SN1 या E1 दिखा सकता है, ठीक है। वीकली बेसिक अगर लेंगे तो ये भी SN1 और E1 दिखा सकता है, बिकॉज अटैक इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, राइट। SN2 नहीं हो सकता इसमें। अगर हम लोग स्ट्रांगली बेसिक या हिंडर्ड ले या अनहिंडर्ड ले, दोनों के दोनों जो है वो आपके E2 मैकेनिज्म शो करते हैं। सो इस टेबल के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और कुछ रिपोर्टेड रिएक्शंस देखते हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द रिपोर्टेड रिएक्शंस, ठीक है। ये रिपोर्टेड रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि एक्सपेरिमेंटली दे हैव बीन प्रूव्ड। यहाँ देखो, जैसे हमारे पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, वी हैव इथाइल ब्रोमाइड। इसको हम लोगों ने इथॉक्साइड आयन से रिएक्शन करवाया है एट 55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो बीइंग C2H5O Na, ये आपका SN2 मैकेनिज्म शो कर रहा है एंड इट इज गिविंग अस मेजर प्रोडक्ट बाय SN2 मैकेनिज्म, और E2 से जो है वो माइनर रिएक्शन या माइनर प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो रहा है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने क्या लिया था, यही तो है, राइट। सबस्ट्रेट में देखो 1 डिग्री में हम लोगों ने RO माइनस लिया है, तो ये SN2 रिएक्शन शो कर रहा है, मेजर करेक्ट है हमारा टेबल, ठीक है, इस हिसाब से। फिर अगर हम लोगों ने 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया, इसको सेम देखो, यहाँ पे हम लोग जो मैकेनिज्म या फिर जो हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें कंडीशन सेम है, वी हैवंट चेंज द कंडीशंस, टेम्परेचर भी वही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका SN2 मैकेनिज्म है और E2 मैकेनिज्म है, उसमें E2 इज गिविंग अस द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपका यही वाला है 2 डिग्री और RO माइनस, तो E2 इज गोइंग टू बी अ मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट आ जाओगे 3 डिग्री में, सेम कंडीशंस। SN1 आपका अभी और कम हो गया, 9% आ रहा है SN1 से, और E2 और E1 दोनों होगा, हो सकता है इसमें, लेकिन E2 विल बी मेजर प्रोडक्ट, और इसमें 91% जो है आपका E2 मैकेनिज्म से बन रहा है। तो फिर से वही देखो, जैसे ये हम लोगों ने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया और हम लोगों के पास RO माइनस है, तो इट इज गिविंग अस E2 एज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। सो ultimately the use of a strong slightly polarizable base such as NH2 minus या alkoxide ion, especially a hindered one, मतलब टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड की बात कर रहे हैं, tends to increase E2 elimination, ठीक है। तो NH2 और आपका टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड मोस्टली आपका E2 देता है, देखो है ना, स्ट्रांगली बेस्ड टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड। Weakly basic ion such as Cl minus or acetate ion CH3CO minus, or a weakly basic and highly polarizable one such as Br minus, I minus, Rs minus increases SN2। तो ये जो कैटेगरीज में है ये इस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, वीकली बेसिक में, ठीक है। I माइनस, RS माइनस या CH3CO माइनस या फिर Cl माइनस, दे विल शो SN2 मैकेनिज्म मोस्टली, देखो ओवरऑल ये मोस्टली SN2 मैकेनिज्म शो कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लें और इसमें CH3CO माइनस से रिएक्शन कराते हैं, तो दिस इज गोइंग टू गिव अस 100% SN2 मैकेनिज्म और ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर इसमें हम लोग एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, ठीक है, लाइक C2H5O माइनस, सो E2 विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट, राइट। तो 2 डिग्री में देखो, 2 डिग्री में अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो ये E2 मैकेनिज्म शो करता है, right। Now here what we will do is we will be predicting कि if the reaction is going through SN2, E2 and SN1। I haven't selected E1 because SN1 अगर हो रहा होगा तो E1 भी हो रहा होगा, and depending on the temperature कि हम क्या ले रहे हैं, either E1 will take place or SN1 will take place। So wherever ये रिएक्शन जो है आपको पैरेलली चल रहे हैं, ठीक है। पैरेलली का मतलब है कि SN1 अगर होगा तो E1 होने के भी चांसेस हैं, SN2 अगर होगा तो E2 होने के भी चांसेस हैं, ठीक है। बट द फैक्ट इज कि अगर एलिमिनेशन करना है तो यू हैव टू टेक और वी हैव टू टेक हाई टेम्परेचर, राइट। सो फॉर एग्जांपल दिस, अगर हम लोग C2H5O माइनस ले रहे हैं
और हमारे पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो इसमें कैसा रिएक्शन होना चाहिए? देखो ये टेबल, यस दे मान लिया। तो हम लोगों का इस यहाँ पे जो रिएक्शन हो जाएगा उस रिएक्शन के हिसाब से, इस टेबल के हिसाब से मोस्टली, यस SN2, राइट। बी में बताओ क्या होना चाहिए? वेरी गुड देमाल्या, ठीक है। अगर आप लोगों को चाहिए तो ये मैं थोड़ा स्क्रीन रहने देता हूँ, सो दैट यू कैन टेक अ नोट आउट ऑफ इट, और अदरवाइज टेक अ स्नैपशॉट, और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस टेबल का यूज कर सकते हो, दैट्स व्हाई इट इज गिवन। ठीक है, तो आप एक बार नोट कर लो इसको एंड देन वील कम बैक टू दैट क्वेश्चन सो दैट यू कैन इजीली सॉल्व दैट क्वेश्चंस। यस, सेकंड वाले का जो है आपका 8-2 होगा, एक बार इसको लिख लो, हो गया? हाँ, तो ऑन दैट बेसिस सेकंड वाले का जो आया था हमारा वो एलिमिनेशन होगा, और ये आया था E2 मैकेनिज्म से, E2 होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, थर्ड वाले का बताइए क्या होना चाहिए? थर्ड वाले में भी E2 होगा, राइट, वेरी गुड। फोर्थ वाले में, फोर्थ वाले में भी E2 होगा, बिगर बेस E2 विल बी फेवर्ड। यस देव माल्या। ई में बताइए, ई में क्या होना चाहिए? SN1, सबका वही आ रहा है SN1, या कुछ और आ रहा है? SN1, ओके, SN2, SN2 सही लग रहा है मुझे, देखते हैं, SN2 होना चाहिए, एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो ये जो आपका कार्बो यहाँ पे जो क्या बोल सकते हैं अल्काइल हैलाइड है, दैट इज 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, राइट। तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में अगर हम लोग वीकली बेसिक ले रहे हैं I-, तो ये SN2 मैकेनिज्म शो कर रहा है, नहीं? F में बताइए क्या होना चाहिए? E2 होगा, अच्छा। हाँ, F वाला बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर F। हाँ, क्या होगा? देखो टेबल, देखो टेबल, देखो कैटेगराइज करो कैसा अल्काइल हैलाइड है। हाँ, SN1 होगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और हम लोग सॉल्वेंट ले रहे हैं, नहीं, तो SN1 होना चाहिए। जी में बताओ क्या होना चाहिए? ये आपका E2 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। H, SN, SN2, चल देखते हैं।
बिल्कुल SN2 हो रहा है, CH3CO माइनस है, दैट इज वीक बेस, राइट। आई वाला बताओ क्या होना चाहिए। अच्छा, E2 और SN2 दोनों में है, तो SN2 मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, SN2 होगा एग्जैक्टली। जे में, जे में E2 हो जाएगा। बिल्कुल देवमाला E2 होगा। के में बताओ। SN2। एल में, E1, E2, E2 लिखा है इसमें, लेकिन चलो देखते हैं क्या है ये। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, OH माइनस यूज कर रहे हैं CH3OH के साथ। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, हाँ यहाँ है, और E2 होना चाहिए ना, ये कैटेगरी का है, ठीक है, दिख रहा है, दैट वाज एक्चुअली अल्कोहलिक KOH, राइट। जो हमारा रिएजेंट था दैट वाज OH माइनस एंड CH3OH, दिस इज अल्कोहल एंड दिस इज अल्कोहलिक KOH, राइट। तो इसलिए E2 होगा यहाँ पे मैकेनिज्म। E1 कब होता है, जब हम लोग I माइनस ले रहे होते या फिर कोई सॉल्वेंट ले रहे होते, तब E1 होता। नेक्स्ट देखो, M वाला बताओ। SN1 या E1, ठीक है, इसमें दोनों हो सकता है, ठीक है। तो SN1 मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि टेम्परेचर इज टेकन टू बी लो। अगर 50 डिग्री सेल्सियस लेते या 60 डिग्री सेल्सियस लेते तो फिर E1 मैकेनिज्म हो रहा होता, ठीक है। तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो वो टेबल फॉलो करिए एंड ट्राई टू पिक अप सम रिएक्शंस इन द पैकेज, ताकि आप उससे जज कर पाओ कि E1 होना चाहिए, E2 होना चाहिए, राइट। सो आफ्टर समटाइम्स, आफ्टर फ्यू क्या बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस, इट विल कम अप टू यू, राइट। इंट्यूटिवली आप जो है बताने लग जाओगे कि E1 होना चाहिए या E2 होना चाहिए या SN1 होना चाहिए, SN2 होना चाहिए, ठीक है। तो द फर्स्ट task for us is to classify कि elimination होगा या substitution होगा, then after that you can go either E1 या E2 or SN1 या SN2, ठीक है। So they were the reactions of alkyl halide, ठीक है, the production of alkyl halide in general, ठीक है। अब देखते हैं कुछ reactions, chemical reactions of alkyl halide, जैसे substitution reaction, we have already studied most of the chemical reactions of the alkyl halide, अभी जो हम लोग करते हुए आ रहे हैं एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फर्स्ट वन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे RX है, OH माइनस में ROH, RO माइनस में ROR, ठीक है। ये टेबल हम लोगों ने देखा है, एक बार देख लो आप खुद से क्या है, ठीक है। ये हेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि SN1 होगा या SN2 होगा, वी डोंट हैव टू कैटेगराइज, ठीक है। जब रिएक्शंस आएगा एक्चुअली तो मैं तब तब हम लोग जो है कैटेगराइज करेंगे कि SN1 होना चाहिए, SN2 होना चाहिए, राइट। So we have already seen this table, ठीक है, जब हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे तो यहाँ तक था, N3 माइनस तक था, I माइनस और R, ये फिनाइल ग्रुप या फिर अराइल ग्रुप जो है मैंने बाद में ऐड किया है, ठीक है। तो ये दोनों जो है एडिशनल। नेक्स्ट रिएक्शन इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ये हम लोगों ने प्रोडक्शन ऑफ एल्कीन में पढ़ा था, विच इज द जनरेशन और जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द एल्कीन में, कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में अगर हम लोग H और X ले रहे हैं और वी आर टेकिंग बेस, तो सिमिलरली यहाँ पे भी एलिमिनेशन हो रहा है, आइदर E1 से होगा या E2 से होगा, सो दैट एलिमिनेशन इज गोइंग टू गिव अस एल्कीन। नेक्स्ट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था जब वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द एल्केन्स, ठीक है। तो वहां से भी this alkane was being produced by Grignard reagent, जो कि पहले अल्काइल हैलाइड से मैग्नीशियम के रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस हो रहा था, दिस इज Grignard reagent। सो इसमें R माइनस है और MgX प्लस है, R माइनस कैन एक्ट एज बोथ बेस एज वेल एज
न्यूक्लियोफाइल, राइट। इसको इसको और डिटेल में हम लोग जो है वो एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ेंगे, इसका एक एक रिएक्शंस। नेक्स्ट रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन। वी हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्केन, ठीक है, आरएक्स और ड्राई ईथर सोडियम के साथ इट फॉर्म सिमेट्रिकल एल्केन्स। रिडक्शन भी हो सकता है। रिडक्शन में कैसे कराना है, पहले इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड को, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करने के बाद जो है इससे एसिड का अगर रिएक्शन कराते हैं तो एल्केन्स प्रोड्यूस होता है। दिस वाज आल्सो प्रेजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्केन। हम ये एकदम एग्जैक्टली सेम रिएक्शन हम लोगों ने वहां पे भी देखा था। नेक्स्ट वाला जो रिएक्शन है, दिस वी हैव आल्सो सीन इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्केन where we are reducing the alkyl halide to hydrocarbon। तो उसके लिए हम लोग अदरवाइज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है दैट इज गोइंग टू गिव अस H माइनस, और H माइनस इज गोइंग टू रिड्यूस दिस बॉन्ड C और Br या C और X का बॉन्ड रिड्यूस होगा। सिमिलरली अगर लिथियम एल्यूमिनियम D4 यूज कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे D लग जाएगा, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन आ रहा है ये आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आ रहा है। सिमिलरली ड्यूटेरियम जो आ रहा है वो आपका एल्यूमिनियम ड्यूटेरियम से आ रहा है, राइट। नाउ इफ यू से कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्काइल हैलाइड, सो इट डिपेंड्स कि अल्काइल हैलाइड हम कैसा ले रहे हैं। एंड नॉर्मली इफ यू सी द boiling point, so high boiling point, they have a high boiling point than alkanes because of high molecular mass. Boiling point increases with the increase in the molecular weight. Alkyl fluoride has the lowest boiling point and alkyl iodide has the highest boiling point of comparable masses, ठीक है। Alkyl halide are polar but they are insoluble in water because of the inability of forming hydrogen bonding, राइट। ये पोलर है लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में मिशेबल होते हैं, राइट। जैसे हम लोगों ने देखा था कि Pr2 आपका CCl3 में डिसॉल्व होता है, राइट। So that's why they are typically soluble in organic solvents. Now talking about the physical properties, let's also discuss the reaction mechanism of E1Cb, ठीक है। तो E1Cb में क्या है कि Cb is representing conjugate base, so instead of a formation of carbocation जो कि E1 मैकेनिज्म में हो रहा था, E1Cb में क्या होता है कि पहले बेस का अटैक होता है हाइड्रोजन पे और ये H प्लस डिप्रोटोनेट करता है और C नेगेटिव बन जाता है। C नेगेटिव बनने के बाद ये C नेगेटिव ड्रॉप होगा और लिविंग ग्रुप विल लीव एंड एल्कीन विल बी फॉर्म, राइट। सो as the case of E1 is concerned, E1 में first step was the RDS, which was the production of carbocation, but here the second step is the rate determining step, and technically speaking we cannot say or we cannot judge कि कौन सा RDS होगा. This is completely on the basis of the experiments that we have seen, ठीक है. So the rate expression can be written as K multiplied by concentration of the carbocation, sorry कार्बोआनायन not कार्बोकेटायन, राइट. ये RDS है तो इसके लिए बोल रहे हैं, और नॉर्मली इसको हम लोग जो है रिप्लेस कर सकते हैं इनसे, इसके रिएक्शन मैकेनिज्म से या इसके कंसंट्रेशन से, राइट. सो द ओवरऑल दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन and the reaction intermediate has carboanion characteristics and major product is governed by the stability of the carboanion. E1Cb is also an anti-elimination just like all the eliminations. Hofmann product is measured as stable carbocation gives the product, right. तो अगर हम लोग जैसे E1Cb कराते हैं ठीक है, तो इसमें दो तरीके के इंटरमीडिएट्स बन सकते हैं, एक ये और एक 2 डिग्री में अनायन, राइट. तो सिंस द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन एज द मेजर फैक्टर फॉर द रेट डिटर्मिनेशन वी कैन से कि दिस वन इज मोर स्टेबल, ये 1 डिग्री कार्बन आयन है. नाउ फ्रॉम दिस द प्रोडक्ट विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई हॉफमैन एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट most of the time, right. यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है वो लिविंग ग्रुप आइदर NMe3 प्लस हो सकता है या SMe2 प्लस हो सकता है, ठीक है, डाइसल्फाइड,
कैटायन या फिर फ्लोरीन हो सकता है। NH3 plus leaving group can't be used as base, cannot be used because base is going to attack at the H plus of the NH3 plus, इसीलिए यहाँ पे जो है हम NH3 plus नहीं ले सकते, अदरवाइज ये बेस जाकर के यहाँ का हाइड्रोजन निकाल देगा, NH3 plus का हाइड्रोजन। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स बना के देखिए इसमें, जैसे वन वाले में क्या 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 लास्ट वाले पॉइंट में बोल रहे हैं कि अगर लिविंग ग्रुप NH3 प्लस होता ना, तो बेस आकर के ये H प्लस निकाल के जाता NH3 प्लस, ठीक है, तो उससे हम इवन सी भी नहीं करा सकते, ठीक है ना। तो हाँ, ये कुछ प्रोडक्ट्स है, कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हैं, आपको बताइए क्या क्या बनना चाहिए। इसका फर्स्ट वाले का तो मैंने बताया था आपको अभी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला बताओ, किधर लगाएं डबल बॉन्ड, लेफ्ट में या राइट में। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से बता देता हूँ, ये देखो पॉइंट्स है कुछ इंपॉर्टेंट इसमें। ठीक है, तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी हॉफमैन एल्कीन। तो ऑन दैट बेसिस इसका डबल बॉन्ड कहाँ लगना चाहिए। बोलो, किधर से एलिमिनेशन कराएं, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। नहीं समझ में आ रहा है। लेफ्ट साइड से कराएंगे, राइट, क्योंकि वहाँ कार्बन आयन विल बी स्टेबल एंड हॉफमैन एल्कीन के बारे में हम लोगों को सोचना है हमेशा, ठीक है। तो हॉफमैन एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। थर्ड वाले में बताओ। थर्ड वाले में किधर लगाए डबल बॉन्ड, लेफ्ट साइड में लगाना, बहुत बढ़िया। हॉफमैन एल्कीन बनाना है नहीं, बिल्कुल सूर्या। सो ये हॉफमैन एल्कीन आ गया आपका। फोर्थ में देखिए, डबल बॉन्ड किधर बनाए, ऊपर बनाए या नीचे बनाए। ऊपर वाले में बनाएंगे, लेकिन वहां जो कार्बोकेटायन बनेगा वो स्टेबल होगा, यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा नीचे बनाएंगे ना, स्टेबल कार्बो आनायन के बारे में सोचना है। एक यहाँ कार्बन आयन बन सकता है, एक यहाँ कार्बन आयन बन सकता है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। नेक्स्ट देखो, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड से अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा। इसको ड्रॉ करके देखो। हम्म, कुछ आ रहा है। हाँ, इथाइन बनेगा या इथीन बनेगा। प्रोब 1 टू डाइन लग रहा है क्या।
यहाँ पे इथीन बनेगा सिंपली, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्यों बन रहा है ऐसे, क्योंकि टर्शरी ब्यूटॉक्साइड यूज कर रहे हैं हम लोग, दिस इज अ बल्की बेस, और हाइड्रोजन अगर रिप्लेस करना है तो देर आर टू पोजिशंस वेयर इट कैन रिप्लेस हाइड्रोजन, एक यहाँ से और एक यहाँ से, राइट। कौन सा जगह से लेगा, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। कहाँ से डिप्रोटोनेट कराएं, बी वाले से, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस नहीं है, ठीक है, बड़े बड़े ग्रुप्स नहीं लगे हुए हैं, तो इसीलिए ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, वहां से नहीं होगा। यहाँ पे नेगेटिव बना, और नेगेटिव बनने के बाद ये यहाँ ड्रॉप होगा, और ड्रॉप होने के बाद दिस विल लीव। सिक्स्थ देखिए, सिक्स्थ में क्या होना चाहिए, राइट साइड में डबल बॉन्ड लगा देंगे, कॉन्जुगेटेड हो जाएगा। सेवेंथ वाला एक बार ड्रॉ करके देखिए क्या बनना चाहिए। यू हैव टू फाइंड आउट द टास्क, या फिर यू हैव टू फाइंड आउट दैट हाइड्रोजन जहाँ से आप निकालना चाहते हो, पहले वो निकालो, उसके बाद फिर पता चलेगा क्या प्रोडक्ट है। So there is only two positions, कौन सा हाइड्रोजन एलिमिनेट कराना है, कौन एलिमिनेट होगा, H2 एलिमिनेट होगा, राइट। तो H2 इसलिए एलिमिनेट हो रहा है क्योंकि हमको ये वाला बॉन्ड ना ब्रेक करना है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई कार्बन लगा है नहीं, बस यही कार्बन है, ये वाला। तो अगर हम यहीं से एलिमिनेट कर देंगे तो ये लीव थोड़ी करेगा, राइट। एलिमिनेशन में क्या हो रहा है, पहले नेगेटिव चार्ज बन रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, और नेगेटिव चार्ज बनने के बाद ये यहाँ ड्रॉप होगा, देन इट विल लीव, सो दिस बॉन्ड विल बी ब्रोकन, राइट। तो ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमको यहाँ से एलिमिनेट करना है, या फिर सिमिलरली दूसरे साइड से भी हो सकता है, कोई बाद में गाली ना दे, ये वाला भी एलिमिनेट हो सकता है, यहाँ से नेगेटिव बनेगा और ये यहाँ ड्रॉप हो, so, ये रिंग ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको, ठीक है। इसी बेसिस पे एट्थ करके देखिए, कहाँ से कराएं एलिमिनेशन, नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4, सेकेंड वाले से कराएंगे, एग्जैक्टली दिमाग, वेरी गुड। तो पॉसिबिलिटी यही है कि 1 और 4 से तो नहीं होगा एलिमिनेशन, क्योंकि ये जिस कार्बन से एलिमिनेशन हो रहा है उसी कार्बन में लगा, अदरवाइज ये 1 1 एलिमिनेशन हो जाएगा, ये 1 2 नहीं होगा, एग्जैक्टली सूर्य, यू एब्सोल्युटली राइट। सो आइदर 2 से हो सकता है या 3 से हो सकता है एलिमिनेशन। अब 2 में जब कार्बन आयन बनाओगे तो दैट विल बी 2 डिग्री कार्बन आयन, और 3 में जब कार्बन आयन बनाओगे तो दैट विल बी 3 डिग्री कार्बन आयन, ये नेगेटिव और एक ये नेगेटिव, ठीक है। तो एक ब्रिज हेड पे नेगेटिव आ रहा है विच इज 3 डिग्री कार्बन आयन, दैट्स व्हाई 2 वाले से एलिमिनेशन होगा, और उससे एलिमिनेशन होने के बाद कोरस्पॉन्डिंगली आपका प्रोडक्ट्स बनेगा, ये आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है।
और यहाँ हम लोग AgOH यूज कर रहे हैं और हीट कर रहे हैं, तो दैट इज this is going to act just like alcoholic KOH. It will show elimination.